नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा जो नीट का पेपर सॉल्यूशन चल रहा था 2023 है ना, 2023 वाला, उसमें हमने आधा पेपर डिस्कस कर लिया था। आधे को फिर से डिस्कस करते हैं, बचा हुआ जो है। और 24-25 वाला अपन ने कंप्लीट कर लिया था। देखिए, नीचे कुछ प्रश्नांतक दिए गए हैं, नीचे कुछ प्रश्नांतक सूचीबद्ध किए गए हैं। प्रशांतक, इनमें से कौन सा 12वीं ट्यूरेट से संबंधित है? तो प्रशांतक क्या होते हैं? ऐसे रसायन जो कि मानसिक रोगों है ना, मानसिक रोगी जो होते हैं ना, उनकी इनको दी हो जाता है ना, मानसिक रोगों के उपचार के लिए काम में आते हैं, वो कहलाते हैं आपके क्या? प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइजर्स। और इनमें कई सारे होते हैं आपके, जैसे क्लोराडाइजेप ऑक्साइड होता है आपके, एक मेप्रोमेट होता है, एक्वेनिल होता है, ऐसे ऐसे और भी होते हैं कई सारे। ऐसे बारबीट्यूरिक एसिड और उसके व्युत्पन्न जो होते हैं ना, बारबीट्यूरिक एसिड और उसके व्युत्पन्न, तो बारबीट्यूरिक एसिड के व्युत्पन्न बारबीट्यूरेट्स कहलाते हैं। तो हमसे इसने यही पूछा है कि नीचे कुछ प्रशांतक सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से बारबीट्यूरेट्स कौन से हैं? तो बारबीट्यूरेट्स का मतलब जो बारबीट्यूरिक एसिड है उसके व्युत्पन्न होते हैं, वो बारबीट्यूरेट्स कहलाते हैं। जैसे आपके ल्यूमिनल है, सेकोनल है, वेरोनल है, ऐसे आपके एमिटल है, नेम्बुटल है, ये क्या है? बारबीट्यूरेट्स हैं ये। तो हमसे इसने बारबीट्यूरेट्स पूछा है, तो बारबीट्यूरेट्स कौन सा है आपकी? वेरोनल। कौन सा है? वेरोनल। इसके अलावा जैसे ल्यूमिनल है आपकी, अब ये तो देखो रटने का काम है, आपको जितने याद हैं उतने ठीक है। ल्यूमिनल है, सेकोनल है, सेकोनल, ऐसे एमिटल है आपकी, एमिटल, नेम्बुटल है, ये सारे क्या है आपके? अरे ये सारे क्या है बच्चों आपके? बारबीट्यूरेट्स हैं, यानी बारबीट्यूरिक एसिड के व्युत्पन्न। बाकी वैसे होने को तो ये भी क्या है आपके? अरे ये भी प्रशांतक ही है आपके। ये बाकी के भी कौन से हैं? प्रशांतक। ये बाकी के जो उदाहरण है ना आपके, क्लोराडाइजेप ऑक्साइड, मेप्रोमेट, वैलियम, ये सारे प्रशांतक हैं। ये वैलियम तो मंद प्रशांतक प्रशांतक है ना, स्लो वाला, ये मंद प्रशांतक है आपकी। तो है तो प्रशांतक ही, पर इसने प्रशांतकों में भी क्या पूछा? बारबीट्यूरेट्स, यानी बारबीट्यूरिक एसिड के व्युत्पन्न पूछे आपसे। तो इसमें कौन सा है आपके? वेरोनल। ठीक है ना। अगला देखिए, अब दिया गया यौगिक है, यानी ये जो कंपाउंड दे रखा है ना आपको, तो दिया गया यौगिक ये का एक उदाहरण है। ये बेंजिलिक हैलाइड है, एरिल हैलाइड है, एलिलिक हैलाइड है, या ये बाइनिलिक हैलाइड है। देखिए, हमको पता है ऐसा जो होता है ना आपके पास, ये इसको हम एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप? एलाइलिक। और इसमें मैं हेलोजन लगा दूं तो इसका नाम क्या हो गया? एलाइलिक हैलाइड। ये कौन सा है? एलाइलिक हैलाइड। तो देखो ये वाला पोर्शन देखो आप, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये क्या? ये कंप्लीट पोर्शन, ये देखो ये वाला पोर्शन आपको उसके जैसा ही दिख रहा है क्या? बस फर्क कितना है? अरे फर्क कितना है, यहां से एक एच हटाया और उसकी जगह एक C6H5 लगा दिया, फेनिल रिंग। ठीक है ना, यानी बेंजीन रिंग को क्या कहते हैं? बेंजीन से एच हटाते हैं, फेनिल बोलते हैं। और इधर देखिए आपके, इधर इसने क्या किया? इधर से एक एच को हटा दिया और एक्स को नीचे की तरफ लिख दिया इसने, बस एक्स को नीचे लिख दिया। उधर क्या जोड़ दिया इसने? CH2CH3 ग्रुप, जिसको हम एथिल ग्रुप बोलते हैं। तो एक तरीके से क्या है ये? अरे ये एलाइलिक हैलाइड है ना। कौन सा एलाइड है ये? एलाइलिक। यानी ये हैलाइड कौन सा है आपके? ये एलाइलिक हैलाइड है आपकी, एलाइलिक हैलाइड, ये एलाइलिक हैलाइड है आपके। तो ये भी क्या है? एलाइलिक हैलाइड। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, बिल्कुल एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दे रखा है आपकी। अगला देखिए, हाँ जी, देखिए अगला क्या है? अंतराण्विक बल अन्योन्य क्रिया करने वाले कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के वे बल होते हैं ना, यानी अंतराण्विक बल अन्योन्य क्रिया करने वाले जो कण हैं उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के वे बल होते हैं, जिनमें सम्मिलित होते हैं। अरे एक तरीके से जिन दो का ना पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही है ना, अन्योन्य क्रिया हो रही है, तो उनके बीच में अंतराण्विक आकर्षण, ये जो बल है ये क्या है? आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। ठीक है ना। अरे दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, अंतःक्रिया हो रही है,
तो उनके बीच में आकर्षण बल भी काम कर सकता है और प्रतिकर्षण बल भी काम कर सकता है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी अंतर आणविक बल। तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा वो अंतर आणविक बल का प्रकार है, यानी इनमें से कौन से सम्मिलित है। तो देखो अंतर आणविक बल जो है ना, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल ये भी हो सकता है, इधर लिखता हूं मैं, देखो ये भी क्या है, अंतर आणविक बल का प्रकार ही। एक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल ये भी अंतर आणविक बल का प्रकार ही है। हाइड्रोजन आबंधन ये भी किसका है, अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी किसका है, आपके अंतर आणविक बल का उदाहरण है। सहसंयोजी बंध देखो ये अंतर आणविक बल का उदाहरण नहीं है, तो सहसंयोजी बंध तो है ना, अरे मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, या यूं कह दो एटम्स के बीच में है ना, एटम्स जब मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, अरे मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स हैं वो सहसंयोजी बंध के द्वारा है ना जुड़े रहते हैं। यहाँ तो आपके सहसंयोजी बंध में तो ओवरलैपिंग होती है आपकी, ठीक है ना। तो ये तो क्या कह रहा है, इंटरेक्शन हो रही है सिर्फ। तो अन्य क्रिया करने वाले कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण है ना, बल जो है वही क्या है, अंतर आणविक बल। तो इसमें ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये प्रकीर्णन बल ये भी आ जाएगा, इसको हम लंदन बल भी बोलते हैं भैया ना, अरे लंदन फोर्स, लंदन बल या प्रकीर्णन बल कह सकते हैं इसको, लंदन बल कह दो आप, या प्रकीर्णन बल, या इसी का एक नाम और तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। कौन सा, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, आकर्षण बल, तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, या इसी को लंदन बल या इसी को प्रकीर्णन बल बोलते हैं। तो अब आप देख लो डी वाला नहीं होना चाहिए, तो देखो डी इसमें है, गलत है, डी इसमें भी आ रहा है गलत, डी इसमें भी आ रहा है, तो इसमें केवल कौन आ रहा है आपके ए बी सी और ई, ए बी सी और ई, ये क्या है आपके अंतर आणविक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है ना। ये लीजिए, तो ये लिख भी रखा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, आर फोर्सेज यानी अंतर आणविक बल वे बल होते हैं ना जिनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या करता है, कार्य किसके बीच, जो इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स है ना उनके बीच में। हाँ जी, ये 79 देखिए, ये आपके किससे रिलेटेड है, आपकी ये विस्मांगी उत्प्रेरण से रिलेटेड है। आपके निम्न में से कौन सा विस्मांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। तो विस्मांगी उत्प्रेरण, उत्प्रेरण क्या होता है, अरे ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। पहले देखो घटाने वाले भी उत्प्रेरक कहलाते थे, पर आजकल हमें घटाने वाले हैं उनको उत्प्रेरक नहीं कहते, उनको हम आपके संदमक बोलते हैं, इनहिबिटर। क्या बोलते हैं, संदमक, इनहिबिटर। और ये जो उत्प्रेरक है इसके द्वारा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का जो प्रोसेस है नहीं, या एक जो घटना है ये क्या है, उत्प्रेरण। अब ये दो प्रकार की हो सकती है, समांगी, दूसरा विस्मांगी। समांगी में तो क्या होता है, जो अभिकारक होता है और उत्प्रेरक होता है ना, उसकी फेज सेम होती है आपकी, जैसे वो ठोस तो वो भी ठोस, वो गैस तो वो भी गैस, वो द्रव तो वो भी द्रव। और विस्मांगी में क्या होता है, कैटलिस्ट और जो आपका रिएक्टेंट है ना उसकी फेज कैसी होती है, डिफरेंट होती है। बस आप ये देख लो, यहां से देखो, ये एग्जाम्पल हर किसी को पता है। देखो ये वाला एग्जाम्पल है ना आपकी, ये वाला देखो, ये वाला, ये सबको पता है। देखो महीन चूर्णित आयरन की उपस्थिति में अमोनिया बनाने के लिए डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन के बीच संयोजन। अरे हम ये नाइट्रोजन, ये गैस प्लस 3H2 और ये भी गैस, ठीक है ना, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कैसे हैं, गैसियस है, और इसकी अभिक्रिया होती है, जिससे क्या बनता है आपके, अरे अमोनिया बनता है, और अमोनिया भी कैसा है, गैस। और यहां देखो अब इधर हम क्या लेते हैं, आयरन उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं भैया। अरे आयरन किसके रूप में लेते हैं, उत्प्रेरक के रूप में। हमको पता है आयरन लोहा धातु है, धातु तो कौन सी अवस्था में मिलती है भाई, अरे ठोस अवस्था में मिलती है। तो देखो इधर फेज कैसी है, गैस गैस, उधर कैसी है, ठोस। तो जब कैटलिस्ट की यानी उत्प्रेरक की और आपकी कौन सा है अभिकारक, इन दोनों की फेज कैसी हो, डिफरेंट हो, तो वो कौन सा कहलाएगा, आपके विस्मांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। कौन सा, अरे विस्मांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। इसका मतलब ये वाला आपके कौन सा है, विस्मांगी उत्प्रेरण का उदाहरण। देख लो, ये गैस गैस, वो कैसा है, ठोस। बाकी सारे किसके हैं, देखो एग्जांपल, अरे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में ओजोन का अपघटन,
यानी ओजोन का डिकम्पोजिशन करवाया जाए ओजोन गैस से, और किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोजन का ऑक्साइड ले रखा है इसने, कौन सा, मोनोऑक्साइड। जैसे एनो ले लो आप, ये कैसे गैस 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 सारे, ऐसे ये भी किसका है आपके, शर्करा का H प्लस आयनों द्वारा उत्प्रेरित जलापघटन, जल अपघटन है भैया ना, ये क्या है आपके, जल अपघटन, ठीक है ना, क्या है ये, जल अपघटन। अब वैसे तो इसने ना संधि कर दी, इसको जला कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है लो ना, जल अपघटन है वैसे ना, हाइड्रोलिसिस हम पढ़ते ही वैसे शर्करा, अरे C12H22 स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर अपन पढ़ते हैं सब एग्जाम्पल को ना, अरे छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना एनसीईआरटी में 12th क्लास में, वहां पढ़ते हैं अपन इसको, और उसके अलावा जैवनु है उसके अंदर ही पढ़ते हैं इसको। सुक्रोज लिया, उसका जल अपघटन करवा दिया आपने, किसमें, एसिडिक मीडियम में, तो वहां जल कैसा लिक्विड है, वो एक्वस एक्वस है आपके, H प्लस है, और शुगर है ना, शुगर को भी एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं शुगर का भी, ठीक है ना। तो शर्करा का H प्लस आयनों द्वारा उत्प्रेरित जल अपघटन क्या है, अरे आपके समांगी उत्प्रेरण, कौन सा है, समांगी। ऐसे वहां एस्टर का हाइड्रोलिसिस भी करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, एस्टर का जल अपघटन जिससे एसिटिक एसिड और एथेनॉल बनता है, इससे तो क्या बनता है आपके, शर्करा से तो क्या बनता है, अरे शर्करा का ना शुगर का सॉल्यूशन लेते हैं एक्वस, उसका क्या करवाते हैं भाई, जल अपघटन करवा रहे हैं शर्करा का, तो फिर उससे क्या होगा आपके, अरे उससे क्या होगा आपके, एक तो बन जाएगा ग्लूकोज, दूसरा बन जाएगा फ्रक्टोज। ऐसे देखो यहाँ नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, मीन्स ये तीनों एग्जांपल किसके हैं आपके, अरे ये समांगी उत्प्रेरण के एग्जांपल है, किसके, समांगी उत्प्रेरण। हमसे इसने क्या पूछा है, अरे विषमांगी उत्प्रेरण। और वैसे देखो इस अभिक्रिया का नाम आप जानते होंगे, इस अभिक्रिया का, अरे इस अभिक्रिया का नाम है हेबर विधि, हेबर विधि से अमोनिया बनाना, एनसीईआरटी में दे रखा है, हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण, ये समीकरण किसका है, हेबर विधि का समीकरण है, ये इंपॉर्टेंट है हेबर विधि। आगे देखिए अगला, अगला क्या है सुनिए, अगला एग्जांपल, ये अगला क्वेश्चन है आपके, एक कथन दे रखा, दूसरा कारण। देखो गोताखोरी के जो उपकरण होते हैं आपके, उनमें हीलियम को ऑक्सीजन को तनु करने के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। अरे ये हेनरी नेम के एप्लीकेशंस में दे रखा है आपके, 3 एप्लीकेशंस दे रखे हैं, इसमें 2 तो इंपॉर्टेंट है ये, एक तो है आपको जैसे जो सोडा वाटर वगैरह है उनमें ना CO2 गैस को उच्च दाब आरोपित करके मिलाया जाता है, एक आपके गोताखोरी वाला ही है, जिसमें समुद्री गोताखोर का समुद्र में जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा तो वहां प्रेशर बढ़ेगा, उससे अरे गैसों की रुधिर में विलेयता बढ़ जाती है, इस वजह से नाइट्रोजन गैस है ना, जब वो वापस से सतह की तरफ आएगा तो दाब क्या हो जाएगा कम, जिससे घुली हुई गैसों की विलेयता वो धीरे धीरे क्या होगी, अरे कम होती जाएगी, तो नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती, जो पीड़ादायक होती है ना, जिसको अपन बेंड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, बेंड्स। कई बार ये बेंड्स है ना जानलेवा भी हो सकते हैं आपके, खतरनाक। फिर उसके बाद क्या करते हैं, नाइट्रोजन के जहरीले प्रभाव से ना बचने के लिए क्या करते हैं आजकल, जो ये गोताखोर सिलेंडर लेके जाते हैं ना सांस के लिए, उसमें हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु का उपयोग करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और उसमें आपको पता होगा वैसे 32.1% क्या होती है ऑक्सीजन, 11.7% है वो आपके क्या है हीलियम, और 56.2% है वो क्या है आपके नाइट्रोजन। तो ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये, अरे स्टेटमेंट आपका सही है। फिर ये कह रहा है हीलियम की ऑक्सीजन में विलेयता उच्च विलेयता होती है, अरे हीलियम तो कैसी अक्रिय गैस है भैया ना, इनर्ट गैस है, नहीं तो हीलियम तो ये विलेय कहां से होगी, ये आपका रीजन क्या है, गलत, इसका मतलब ये आपका गलत है, ठीक है ना। हीलियम तो कैसी है, अक्रिय है, अरे नाइट्रोजन जो है ना उसकी विलेयता ज्यादा थी ना, इस वजह से वो क्या बुलबुलों के रूप में बाहर निकल रही थी और जहरीला प्रभाव था उसका, तो इसलिए तो अपन ने क्या मिलाया है, नाइट्रोजन का परसेंट कम करने के लिए अरे ऑक्सीजन ये हीलियम को मिला दिया। हीलियम कैसी है, इनर्ट है, वो ब्लड के साथ में कोई क्रिया करेगी नहीं, ठीक है ना। तो इसने यही तो कहा कि हीलियम की ऑक्सीजन में उच्च विलेयता होती है नहीं, इसका मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं, ये तो गलत हो गया, दोनों सत्य नहीं है, ए और आर दोनों सत्य हैं, ये भी गलत, सत्य वाला तो ए सत्य है बिल्कुल, आर असत्य है, ठीक है ना, ए असत्य आर सत्य, ये गलत। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, ए सत्य है तो आर कैसा है, असत्य, यानी असर्शन सही है, रीजन गलत है। आगे देखिए जलीय विलयन में Cu+2 लवणों का स्थायित्व Cu+ लवणों से अधिक होता है। अरे देखो हमारे दिमाग में क्या आता है कि Cu+ का मतलब तो क्या होता है, अरे 3D10 यानी पूर्ण पूरे विन्यास होता है,
और Cu+2 का मतलब क्या है? अरे Cu+2 का मतलब 3D9। हमने तो क्या पढ़ा है कि जो D10 या D5 विन्यास रखते हैं आपके ना अर्धपूरे या पूर्ण विन्यास रखते हैं, उनका स्थायित्व कैसा होता है? ज्यादा। इसका मतलब कॉपर प्लस ज्यादा स्थायी होना चाहिए हमारे हिसाब से। पर जलीय विलयन की बात करें, अरे तो ये ज्यादा स्थायी है ना किसमें? अरे एक्वस में। उसका कारण क्या है? अरे कॉपर+2 उसका साइज कैसा छोटा, उस वजह से इसका ना जलीयोजन है वो ज्यादा हो जाता है। अरे कॉपर प्लस से छोटा ही है ना थोड़ा, तो इस वजह से क्या होता है, इसका जलीयोजन ज्यादा होता है। जलीयोजन ज्यादा होता है तो जलीयोजन ऊर्जा निकलती है। क्यों? जलीयोजन के दौरान ऊर्जा निकलती है, उसको जलीयोजन ऊर्जा कहते हैं। और जलीयोजन ऊर्जा क्या है? निकल रही है ना बाहर। इसका मतलब वो अंदर वाली जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना, अरे वो बाहर निकल रही है। पोटेंशियल एनर्जी जितनी बाहर निकलती है सिस्टम से, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। तो उसका कारण क्या है कि कॉपर+2 का जलीयोजन ज्यादा होने की वजह से अरे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलती है, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलेगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो उसका कारण क्या है? आपकी प्रथम आयनन एंथैल्पी नहीं, कणन एंथैल्पी नहीं, जलयोजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। द्वितीय आयनन एंथैल्पी नहीं, क्यों? द्वितीय आयनन एंथैल्पी तो कम देनी पड़ रही है, हाइड्रेशन ज्यादा निकल रही है। हाइड्रेशन ज्यादा निकल रही है, इस वजह से कैसा है आपके ये कॉपर+2 जलीय विलयन के अंदर अरे ज्यादा स्थायी है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला। हाँ, अगला देखिए अब। हाँ जी, देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए और उत्पाद पी को पहचानिए। देखो ये एल्कोहल है, वो HBr है। तो वो एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो ये क्या करेगा? अरे ये H+ है ना, ले लेगा। और जैसे ही H+ लेगा ये बन जाएगा आपके OH2+। और OH2+ बनेगा तो इससे क्या होगा आपके? अरे ये आपके यहां से निकल जाएगा CH3, और ये CH, और ये CH3, और इधर क्या है आपके पास? CH, इस पे प्लस चार्ज, और इधर क्या है आपकी? अरे CH3, ठीक है ना। यहां से देखो ये, अरे ये बाहर हो गया ये, ठीक है ना। ये कैसा है? गुड लिविंग ग्रुप है आपके ना, कैसा है? गुड लिविंग ग्रुप। तो यहां से कार्बोकैटायन बन गया। अब ये कार्बोकैटायन कैसा है? अरे ये 2 डिग्री है। और कार्बोकैटायन की खासियत है ना, अगर उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी कहीं अगर होती है ना, तो वो हम करवाते हैं रीअरेंजमेंट का, रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास अगर उसकी कहीं पॉसिबिलिटी है तो वो करवा देते हैं। कब? जब मान लो है ना, अरे लेस स्टेबल बन रहा है उससे मोर स्टेबल बने, जैसे यहाँ 2 बन रहा है ना, 2 से 3, या फिर मान लो और कोई है ना हायर स्टेबिलिटी, जैसे रिजोनेंस वगैरह और कुछ मिले, ना इस तरीके की स्टेबिलिटी अगर उसको मिल जाती है तो फिर हम क्या करते हैं? पुनर्विन्यास करवा देते हैं। पर ऐसे नहीं कि सर 2 से 1 बन गया, अरे स्टेबिलिटी घट गई उल्टी, तो फिर आपके रीअरेंजमेंट नहीं होगा। या मान लो ऐसे एक बार 2 से 2 ही बना, या मान लो एक बार 2 से 1 बना, फिर कि सर 3 बन रहा है अगली बार, ऐसे नहीं है ना। नेक्स्ट स्टेप में उसकी स्टेबिलिटी बढ़नी ही चाहिए, तो ही क्या करेगा कार्बोकैटायन? अरे रीअरेंजमेंट करेगा, नहीं बाकी तो वो रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। ऐसे नहीं है ना कि एक बार वो अनस्टेबल हो गया फिर की स्टेबिलिटी बहुत खतरनाक मिल रही है तो नहीं करेगा वो रीअरेंजमेंट, है ना। ठीक है, तो यहाँ रीअरेंजमेंट में क्या करते हैं अपन? अरे यहाँ 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा क्या? कौन सा? 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या है? सुनो, ये ऐसे हो जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लगा दूं, ये आपके H ऐसे है, तो यहां क्या होता है देखो, अरे जिन 2 एटम के बीच में बॉन्ड टूटता है ना उसको 1 1 देते हैं। जिन 2 एटम के बीच में बॉन्ड टूटता है ना उसको 1 1 नंबरिंग देते हैं, और आगे नंबर को प्रोसीड करते हैं तो 1 2। तो यहां से क्या होगा देखो, अरे ये जो कार्बोकैटायन है ना आपका, इसमें रीअरेंजमेंट कैसे होगा? अरे ये जो H है ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। जैसे लेके गया कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले गया तो प्लस चार्ज कहां जाएगा? कार्बन पर, और वो माइनस प्लस के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बना देगा। तो इससे क्या बनने वाला है देखना आप, अरे CH3C, इस पर प्लस चार्ज, और इधर तो आपका CH3 है ही, और ये क्या बन गया? CH2, और ये CH3। अरे ये कैसा कार्बोकैटायन बन गया? ये 3 डिग्री बन गया। और ये कैसा है बच्चों? अरे ये मोर स्टेबल है। इसका मतलब
कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हुआ है तो इससे इसकी क्या, अरे स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब फाइनली क्या होगा यहां से, अरे ये तो H प्लस था और ये Br माइनस, अब फाइनली क्या होगा इस पे, अरे Br माइनस का अटैक हो जाएगा, किसका, Br माइनस का इस पे क्या हो जाएगा अटैक। तो इससे फाइनली क्या बनेगा आपके, अरे फाइनली बनने वाला है आपके CH3C और इस पर Br और ये आपका CH3 और आगे क्या होगा CH2 और ये CH अरे 3। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब देख लो ये कहां मैच कर रहा है आपके, ये देख लो आप कहां मैच कर रहा है, देखो ये तो यही मैच कर रहा है, अरे ये तो इसी में मैच कर रहा है, देख लो कर रहा है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं होगा हमारा आंसर, और ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तो यहां इसने इसमें जोड़ दिया, इसमें कहा, अरे उसमें जोड़ दिया इसने, वहां कार्बोकैटायन बनाया ना, वहीं जोड़ दिया, और इसमें तो उल्टा इसने 1 बना दिया, पुनर्विन्यास करवा दिया उल्टा 2 से 1, स्टेबिलिटी को और डिक्रीज कर दिया। जबकि कार्बोकैटायन रीअरेंज कैसे होता है, अरे उसको नेक्स्ट स्टेप में जब भी रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़नी ही चाहिए, तो ही जाके क्या करता है वो रीअरेंजमेंट, अरे शो करता, नहीं तो नहीं करता। आगे देखिए, हाँ जी 82, इसके बाद देखिए आप आगे 83, देखिए 83 क्या है सुनिए आप, 83 सुनिए, 83 क्या है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। देखो अरे पहले ये कीटोन दे रखा है आपकी, क्या दे रखा है, कीटोन, और कीटोन कैसा साइक्लिक है, इसकी अभिक्रिया इसने किससे करवा रखी है, अरे HCN से करवा रखी है, HCN से करवाते हैं तो ये क्या बन गया आपके, अरे ये साइनोहाइड्रिन बन गया आपके, ये क्या बन गया बच्चों, अरे साइनोहाइड्रिन, और आगे इसने क्या करवा दिया, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस दे दी इसको, और ये हिट कर दिया इसको। तो देखो H2SO4 क्या करेगा आपके, अरे H2SO4 आपके सांद्र H2SO4 होता है ना, ये आपके ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है आपके, प्रबल ऑक्सीकरण, और स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है आपकी, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। तो ये साइनाइड का क्या कर देगा, अरे जो साइनाइड है ना इसका ये हाइड्रोलिसिस कर देगा, तो इससे क्या बन जाएगा आपकी, अरे इससे बनेगा आपके क्या, जैसे ही यानी ये लोगे आप तो इससे क्या बनेगा आपके, आपके हो जाएगा ये, हाँ जी इधर तो देखो साइनाइड का ये साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होगा, तो उससे हमको पता है साइनाइड के जल अपघटन से क्या होता है आपके, एसिड बनता है, पूर्ण जल अपघटन होता है, तो पूर्ण जल अपघटन होता है तो साइनाइड से क्या बनता है आपके, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड। और इधर क्या बनेगा देखो, इधर आपके ये OH है और ये OH, अरे ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम भी करता है ना, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये क्या है, जल निकाल देता है। तो यहां से क्या होगा, अरे ये H प्लस दे देगा, और जैसे ही H प्लस इस पे जुड़ेगा तो ये OH2 प्लस बन जाएगा आपकी, ठीक है ना, और जैसे ही OH2 प्लस बनेगा तो ये एक लिविंग ग्रुप हो गया आपकी, तो इधर से क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो फाइनली आपके बनने वाला जो है वो क्या है, अरे फाइनली आपके ये बनने वाला है, देखो ऐसा, ये आपके ऐसा बनने वाला है COOH, ठीक है ना। अब देख लो ये कहां मैच कर रहा है, अरे ये यहीं पे मैच कर रहा है, देखो आप ये यहीं पे मैच कर रहा है आपके, ठीक है ना। तो इसका मतलब कंसंट्रेट H2SO4 ने क्या किया, एक तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर दिया और दूसरा अरे जल निकाल दिया, यानी डिहाइड्रेशन कर दिया, निर्जलीकरण कर दिया, इसने 2 काम कर दिए इसने, ठीक है ना। अगला देखिए आप, अगला क्या है, देखिए अगला है आपके, नीचे वही 2 कथन दिए गए हैं, एक को वही है ना स्टेटमेंट, दूसरे को रीजन का है। समीकरण डेल्टा RG बराबर माइनस NF, ये बिल्कुल सही है। अगर डेल्टा RG नॉट लोगे आप, स्टैंडर्ड कंडीशन लोगे, तो उधर भी क्या हो जाएगा, माइनस NF E0 से। मैं डेल्टा RG का मान किसका, अरे डेल्टा RG का मान n पर निर्भर करता है। n क्या है, अरे नंबर ऑफ है ना ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, यानी जो स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या, तो इस पे तो डिपेंड कर ही रहा है, हमको दिख रहा है ना, अरे फॉर्मूले में दिख रहा है, देखो फॉर्मूले में क्या है n, तो इसका मतलब ये तो क्या है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है आगे, तो इसका मतलब डेल्टा RG है, ये तो n पे डिपेंड करता है, n पर क्या करता है, अरे डिपेंड कर रहा है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से ट्रांसफर, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन जो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आगे देखो, इसने कहा है ई सेल मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। अरे ये जो ई सेल है ना, ये मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है, यानी ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता ना, किस पर डिपेंड नहीं करता ये, अरे अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है, और जो मात्रा पर डिपेंड नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और डेल्टा आर जी एक क्या है, मात्रा आश्रित गुणधर्म है, यानी ये मात्रात्मक गुणधर्म है, मात्रा पर डिपेंड कर रहा है, मात्रा आश्रित। और वैसे देख ही रहा है ना, अरे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या है ही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इसका मतलब डेल्टा आर जी ज्यादा होगा। किसमें, अरे ये नेगेटिव में है ना, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नेगेटिव, तो अभिक्रिया कैसी होती है, अरे स्पॉन्टेनियस होती है भैया ना। तो इसने यही तो कहा है कि डेल्टा आर जी क्या है, मात्रा आश्रित गुणधर्म है। तो देखो ए सही है आपकी, और आर भी कैसा सही है भैया, अरे आर भी सही है। और देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, यहां से लेके यहां तक का, अरे ये वाला स्टेटमेंट है ना आपके, ये वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि डेल्टा आर जी क्या है, मात्रा आश्रित गुणधर्म है, यानी ये किस पर, अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। और यहां से देखो ना, वैसे फॉर्मूले में अरे इसने ये तो कहा ये एन पर निर्भर करता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी तभी तो एन पर निर्भर कर रही है, सॉरी एक्सटेंसिव है ना, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव नहीं, इंटेंसिव डिपेंड नहीं करती, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब मात्रा आश्रित या मात्रात्मक गुणधर्म कुछ भी कह दो आप, तो ये मात्रात्मक गुणधर्म है, जब तो एन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है ना, यहां से यहां तक का, ये क्या कर रहा है, अरे इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्या है, डेल्टा आरजी क्या है, मात्रा आश्रित गुणधर्म है, इसलिए इसका मान एन पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक का स्टेटमेंट है, ये इसकी अरे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, पूरा नहीं, केवल ये यहां से यहां तक जो मैंने आपको ये ब्लू है ना पेन से किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल है ना, ये वाला स्टेटमेंट इसकी अरे करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ये दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये तो असत्य, ये असत्य चल ही रहा है, ये गलत हो गया आपके। आगे देखिए अगला, किसी यौगिक के लैसे निष्कर्ष में, अभी जब हम ना फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट वगैरह करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा ना और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं आपके, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है आपकी, सल्फर हो सकता है आपके, फास्फोरस हो सकता है, हेलोजन हो सकते हैं। तो इनके टेस्ट के लिए अपन क्या करते हैं, पहले लेसाने विलियन बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, लेसाने विलियन। जैसे अपने ना 12th क्लास में तो आप अपने जो नाइट्रोजन है उसका टेस्ट ही, कॉलेज वगैरह में तो ना आपके ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं तब तो ना सारे टेस्ट है, और बाकी आपके 12th क्लास में नाइट्रोजन टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है, नाइट्रोजन, और वो हम लेसाने विलियन से करते हैं। तो इसने यही कहा है कि किसी यौगिक के लेसे निष्कर्ष में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित है, यानी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसका हमने लेसाने विलियन बनाया, उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है ये कह रहा है, और सल्फर भी क्या है भाई, प्रेजेंट है, दोनों ही प्रेजेंट हैं। अब ये कह रहा है जो Fe+3 के साथ, यानी नाइट्रोजन और सल्फर Fe+3 के साथ निम्नलिखित के बनने के कारण कैसा, अरे रक्त की भांति लाल रंग, यानी ब्लड रेड कलर, यानी रक्त के समान लाल रंग देते हैं, तो वो क्या बनता है जिसकी वजह से ये ऐसा रंग देते हैं। तो देखो ये नाइट्रोजन सल्फर है ना, ये Fe के साथ मिलके अरे ये क्या बनाते हैं भाई, अरे ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ये FeSCN का अरे होल थ्राइस, FeSCN का होल थ्राइस, जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई, अरे +3 है भैया, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है, जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई, +3, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। तो इसके बनने की वजह से अरे ये कैसा देता है, ब्लड रेड कलर, यानी खून के समान लाल रंग, रुधिर के समान लाल रंग देता है। आगे देखो इसमें ये ऑप्शन है नहीं, तो हमको क्या है, देखो आयरन +3 वाला है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, इसका मतलब हमको अरे ये ऐसे नहीं दे तो ऐसे भी मिल सकता है, ये कैसे, ऐसे Fe अरे SCN, ऐसा नहीं मिले तो ऐसा मिल जाएगा, और ये इसके ऊपर +2 अरे 4, क्यों आयरन +3 वाला चाहिए हमको, आयरन कैसा चाहिए, +3। देखो SCN पे माइनस, उधर +2 चल रहा है तो इधर -1 उधर जाएगा तो +1, तो 2 पहले से चल रहा है, 2 और 1 3, तो अगर ये नहीं मिले तो आपको ये मिल जाएगा। तो देखो यही दे रखा है इसमें, अरे यही दे रखा है इसमें,
इसकी बनने की वजह से ये कैसा देता है, अरे ब्लड रेड कलर देता है। कौन सा कलर बच्चों, ब्लड रेड कलर। आगे देखिए, सिंपल पेपर है आपका ना, मतलब इतना सिंपल भी नहीं है, पर मतलब हाँ ठीक है पेपर है ना, मॉडरेट लेवल का ना, बहुत ज्यादा हाई नहीं कह सकते इसको ना। हाँ जी, आगे देखिए, इसको देखिए आप, देखिए ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया में प्राप्त मुख्य उत्पाद को पहचानिए, यानी इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद कौन सा होगा आपके। देखिए तो हम देखो यहां से, अरे एक तो आपके ये कीटोनिक ग्रुप दे रखा है कीटोन, और ये क्या है आपके, अरे ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है आपकी, ये तो एल्डिहाइड है, और ये क्या है आपकी, अरे ये कीटोन है आपकी, ये क्या है बच्चों, कीटोन। और ये जो दे रखा है ना हमको, ये अरे ये दे रखा है, ये यहां से यहां तक, ये क्या है, अरे ये आपके टोलेन रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट, अरे टोलेन रिएजेंट। और टोलेन रिएजेंट है वो क्या करता है, अरे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है ना, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता कौन, टोलेन रिएजेंट है, ठीक है ना। टोलेन रिएजेंट किसको, कीटोन को है ना ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो उससे एसिड बनता है। तो इसका मतलब कीटोन तो ऐसे कैसे रख लो, यहां तो देखो अरे दोनों एल्कोहल बना दिए, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है आपका। यहां देखो, इसमें देखो और इसमें देखो, यहां भी देखो OH बना दिया इसका, अरे कीटोन का तो कुछ नहीं होगा। यहां देखो कीटोन का तो कुछ नहीं किया, अरे पर इसका एल्कोहल बना दिया, एल्डिहाइड से तो क्या बनता है, एसिड बनता है, उसका फिर एल्कोहल बना दिया इसने, ठीक है ना, उसका फिर एल्कोहल बना दिया, एसिड से एल्कोहल, यानी उसका अपचयन करा दिया फिर, ये भी गलत है आपकी। और देखो ये तो है ही नहीं, तीनों तो काटी गए, बच्चा कौन, यही बच्चा। और वैसे भी देखो, अरे कीटोन का तो कीटोन ही है, और एसिड का, एल्डिहाइड का क्या बन गया, एसिड बन गया ऐसे, अरे एल्डिहाइड का ऐसे बन जाएगा, ऐसे आपके एल्डिहाइड का आपके क्या बनेगा बच्चों, अरे एसिड बनेगा ऐसे, ये कीटोन और ये क्या है आपके, अरे ये एसिड बन गया आपके। पर चूंकि मीडियम कैसा है यहाँ, अरे बेसिक मीडियम है, इसलिए यहां से क्या होगा, H+ निकल जाएगा, तो ये जैसे ही H+ जाएगा तो इस पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। यही तो बना रखा है, अरे यही तो बना रखा है इसने, ठीक है ना। तो ऐसे आपको अभिक्रिया पहचान में आनी चाहिए भैया ना। आगे देखिए, अगला सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। देखिए मिलाते हैं, तो एक तो इसमें क्या दे रखा है, सल्फर के ऑक्सो एसिड दे रखे हैं हम, सल्फर के क्या दे रखे हैं, ऑक्सो एसिड। और उधर क्या दे रखा है इसने, कि इसमें कौन कौन से बंध मिलते हैं, यानी आबंध। देखो इसने दिया है एक तो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो वैसे देखा जाए तो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड ऐसा होता है आपके, देखो अरे परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड ऐसा होता है आपके, क्यों, ये तो आपने पढ़ाई होगा, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकाले हैं तो आपने, है ना, इसकी स्ट्रक्चर हमको याद रखनी ही होती है। ये परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड ऐसा स्ट्रक्चर याद है आपको तो ठीक है, और नहीं तो देखो, अरे इसमें कौन सा ये वाला लिंकेज मिल रहा है, देखो आपको SOS, SOOS। तो देखो SOOS का है, यहां तो देखो SOSOH SOOS SOS SOOS का है, यहाँ इसका मतलब दो, देखो दो SOH है, देखो एक SOH तो ये रहा और दूसरा ये रहा, और चार क्या है, SO 1 2 3 4, और एक क्या है, SOOS, यानी यह परऑक्सी लिंकेज है, वैसे परऑक्साइड बॉन्ड मिल रहा है। तो ये तो कौन सा है आपका, अरे परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये कौन सा है बच्चों, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो यहां इसका मतलब ये किससे मैच कर रहा है आपके, अरे ये 3 से मैच कर रहा है आपके। आगे देखो, ये तो आपको पता ही है कौन सा, अरे इसको देखो सल्फ्यूरस एसिड ऐसा होता है आपके, सल्फ्यूरस, H2SO3, यही तो है आपके सल्फ्यूरस एसिड। अरे सल्फ्यूरस एसिड ऐसा ही होता है आपके, H2SO3। अब इसमें देख लो, अब सल्फ्यूरस एसिड में क्या है,
सल्फ्यूरस एसिड में एक तो एसओ बॉन्ड है और दो कौन से हैं, ओएच बॉन्ड है। तो देखो एक तो एसओ बॉन्ड ये रहा, ये वाला, और दो क्या है, एसओएच, एक एसओएच ये रहा, दूसरा ये रहा। इसका मतलब सल्फ्यूरस एसिड किससे मिल रहा है आपकी, अरे इससे मिल रहा है, ठीक है ना। अगला देखो H2SO4, H2SO4 तो हमको पता ही वैसे ही, अरे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड तो ये रहा ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सिंपल है, ये आपकी सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। और सल्फ्यूरिक एसिड ये हो गया, तो देखो सल्फ्यूरिक ये रहा आपके, दो तो क्या है, SOH SOH, दो नहीं भाई तीन है ना, एक दो तीन और एक SO, दो SOH, सॉरी, हाँ अरे मैंने वो ज्यादा कर दी भैया, इसकी स्ट्रक्चर गलत कर दी, एक सेकंड, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा आपके, कैसे ऐसे, H2SO4, H2SO4 ऐसा होता है आपके, H2SO4 ऐसा होता है आपके। तो यहां देखो दो तो क्या है आपके, SOH SOH और दो क्या है, SO, इसने ये तो क्या है कि दो SOH और दो SO, इसका मतलब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, अरे ये इसमें मैच कर रहा है चार में। अब देख लो आप, ए में तो तीन आ रहा है आपके, ए में तीन, ए में तीन, इसका मतलब यहां फर्स्ट फर्स्ट, इसका मतलब ये गलत और ये गलत। अब बचा कौन आपकी, बी में देखो आप, बी में चार, बी में चार, बी में चार, सी में देखो, सी अपन ने निकाला नहीं, डी में देख लो, डी में दो, डी में दो, डी में एक, यहाँ डी में दो है, यहाँ डी में एक, इसका मतलब ये नहीं होगा, राइट आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। तो फिर सी किससे मिलेगा, अरे सी इससे मिलेगा, सी इस फर्स्ट से मिलेगा, सी किससे, फर्स्ट से। और वैसे भी देखो ना, अरे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड देखो, मैं बताता हूं आपको, देखो पायरो का मतलब होता है अरे टेम्परेचर, पायरो का मतलब क्या है, ताप, पायरो पायरो सब ताप के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ क्या होगा, नाम क्या है इसका, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। अरे तो यहाँ कुछ नहीं है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाया ना अपन ने, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है अपन ने, अरे ये वाला जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है ना, तो इस सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, अरे दो मॉलिक्यूल में से जल का एक मॉलिक्यूल निकाल दो आप, ऐसे देखो, ऐसे एक तरफ से OH निकाल दो, एक तरफ से H निकाल दो, तो देखो बाकी जोड़ दो इसको, अरे यहां से जल बाहर हो जाएगा। तो पायरोसल्फ्यूरिक का मतलब क्या हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके दो अणुओं में से जल का एक अणु निकल जाता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो बना दो आप, देखो ये ऐसे बनेगा, HOS डबल बॉन्ड O, और ये आपका डबल बॉन्ड O, और देखो इधर ऑक्सीजन है, अरे इधर क्या है आपके पास, ऑक्सीजन, ये सल्फर ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन, और ये क्या है आपके, अरे OH, ठीक है ना। तो यहां देखो कौन सा लिंकेज है आपकी, अरे SOS लिंकेज है, SOS। तो देख लो आप, SOS, एक SOS है, दो SOH, तो देखो एक SOH ये रहा, दूसरा SOH ये रहा, और चार SO, एक दो तीन और चार। तो ये कौन सा एसिड है आपके, अरे ये आपके पायरो सल्फ्यूरिक, अरे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा एसिड है, अरे ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है आपका, ठीक है ना। कौन सा एसिड है ये, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। ये लो मैंने सबकी स्ट्रक्चर बना दी मैंने आपको, ये आपको पता है, ये तो कौन सा है आपका, अरे ये सल्फ्यूरिक एसिड है, कौन सा, इतना तो आता ही आपको ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ये लो, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। और ये कौन सा एसिड है भाई, अरे सल्फ्यूरस, ये सल्फ्यूरस एसिड है, एक सल्फ्यूरस एक सल्फ्यूरिक, वो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक, और इससे ये क्या बन गया आपके, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपको ना सारे समझा दिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला देखिए, इसमें क्या है, देखो दी गई अपचय अपचय अभिक्रिया को संतुलित करने पर गुणांक ABC क्रमशः प्राप्त होते हैं, क्रमशः दे रखा है, ABC क्रमशः प्राप्त होते हैं। अरे देखो यहां से क्या दे रखा है हमको, ये अभिक्रिया दे रखी है, देखो Cr2, अरे O7, Cr2 O7 -2, ठीक है ना।
और एक क्या दे रखा है इसने साथ में, अरे SO4-2 ये दे रखा है। और अच्छा अच्छा SO4 नहीं, SO3-2, SO3 अरे -2 यही है ना, SO3-2। और इससे बड़ा क्या रखा है इसने, अरे एक तो बना रखा है इसने Cr+3, Cr+3। और एक क्या है आपके SO4-2, यही बना रखा है इसने। देखो बैलेंस करते हैं अपन। देखिए सबसे पहला काम तो क्या है हमारा, अरे देखो यहाँ 2 क्रोमियम है, यहाँ 1 क्रोमियम है, तो क्या करूं मैं इसको, अरे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ अगर यहां से अगर देखें अपन, तो देखो 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आपके, +6। तो यहां से देखो यहां से यहां तक क्या हुआ है आपके, और इसका कितना है, अरे इसका तो +3, इसका तो +3 है ना, 1 क्रोमियम का +3 तो 2 का +6, इधर 1 का +6 तो 2 का +12, तो +12 से +6 यानी 6 की क्या होगी कमी। तो यहां मैं लिख सकता हूं ना ऑक्सीडेशन नंबर, अरे कम हुआ है कितना, 6। ठीक है ना। और इधर अगर देखें अपन यहां देखो सल्फर का कितना है, अरे +4, और इससे क्या हो गया सल्फर का +6। तो इसका मतलब यहां से यहां तक देखें अगर अपन, यहां से यहां तक, तो ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है भैया ना। अरे ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई है वृद्धि, और कितने की, अरे 2 की, कितने की, 2 की। तो 2 बढ़ा है और 6 घटा है। तो हम बाद में क्या करते हैं, अरे ऑक्सीडेशन नंबर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इनको गुणा करते हैं। तो क्या करूं मैं, इसको तो 1 से गुणा रहने दूं, उसको 3 से गुणा कर दूं। इसको कितने से गुणा कर दूं भाई, अरे 3 से। कौन सी रिएक्शन को, इसको। ठीक है ना, ये लो, इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा आपके, और ये भी क्या हो जाएगा आपकी, 3 हो गया। अब देख लो आप, इसने यही तो पूछा है Cr2O7-2 है, अरे हो गया ना, 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6, और ये तो 1 से रहेगा। तो इसने हमसे ये तो पूछा Cr2O7-2 का आना, अरे गुणांक कितना है, तो जिसके आगे कुछ नहीं, अरे उसका मतलब 1, जिसके आगे कुछ नहीं इसका मतलब 1। तो इसका मतलब Cr2O7 जो है ना -2, तो इसने यही तो पूछा है ए बी और सी। तो ए तो ये रहा, बी ये रहा आपका, सी ये रहा। तो ए और बी पता चल गया ना मुझे, ए कितना है 1 और बी कितना है 3। तो देख लो आप, ए 1 और बी 3, ये रहा। यहां तो ए 1 बी 8 है, गलत। यहां 3 आ रहा है, गलत। ये 8 आ रहा है, गलत। तो आंसर तो अपना यही आ गया। लेकिन फिर भी मान लो अगर ना आपको तीसरे का पता करना है, किसका, अरे H+ का, ये H+ का गुणांक कितना होगा, तो देख लो आप कैसे करेंगे, सुनिए। अरे देखो यहां से इस पे कितना है, अरे इस पे +6, +6 क्या, देखो +10 नहीं भाई, ये तो अपन ने, अरे ये ऑक्सीडेशन से मतलब नहीं है। अब तो फाइनली तो ये होगी ना बैलेंस अपनी, अरे ये बैलेंस हुई है फाइनली तो, है ना, वो ऊपर वालों से कोई काम नहीं है। तो यहां देखो माइनस का 2 रिएक्टेंट की तरफ, और 3 दूनी 6, -6 कितना हुआ, -8। इधर देखो 3 दूनी 6, +6, और 3 दूनी 6, -6। अरे 6 से 6 तो कट गया ना, 6 से 6 कट गया, तो ये क्या आ गया, ये तो 0 हो गया ना। अब इधर क्या बचा, -8। तो चार्ज को बैलेंस करना है, क्यों दोनों तरफ क्या है, अरे अब इसकी दृष्टि से रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए ना, बैलेंस होनी चाहिए। तो इधर -8 है तो क्या करूं, अरे इधर कौन सा मीडियम दे रखा है, एसिडिक मीडियम दे रखा है ना, तो क्या करूं इधर, अरे इधर 8H+ जोड़ दूं मैं। तो 1 प्लस और 8, अरे 1 का प्लस गुना 8, तो 8+ हो जाएगा ना, 8 + 8 - कट के 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब H का देख लो गुणांक 8 आ गया, H का गुणांक कितना आ गया, H+ का, अरे 8 आ गया। इस तरीके से हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं भैया ना, अरे इस तरीके से हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं भैया ना। आगे देखो प्यूमिस पत्थर, अरे कौन सा पत्थर, प्यूमिस पत्थर। और इसको इंग्लिश में देखो, तो देखो इंग्लिश क्या है इसकी, प्यूमिस स्टोन ही है, प्यूमिस स्टोन, स्टोन का मतलब पत्थर। तो प्यूमिस पत्थर किसका उदाहरण है, अब देखो ये तो सीधे एनसीईआरटी में दे रखा है आपकी। ये किसका उदाहरण है भी, ठोस सॉल्ट का उदाहरण है ना, किसका उदाहरण है, अरे ठोस सॉल्ट का उदाहरण है। ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, प्यूमिस पत्थर। हाँ जी, आगे देखिए 89 के बाद ये 90,
देखिए कौन सा संकुल यौगिक सबसे अधिक स्थायी है, यानी स्थायित्व के बारे में पूछ रहा हमसे, सबसे ज्यादा स्थायी कौन है। अब देखो इसमें ना संकुल के स्थायित्व को कई कारक ना आपके प्रभावित करते हैं, जैसे मान लो ना, अरे उसका ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह देखते हैं अपन, सीएमआई का, आपके लिगेंड वगैरह देखते हैं, कैसे लिगेंड है वो ना, सिंपल लिगेंड है या कोई कीलेट लिगेंड वगैरह है। ऐसे ही अगर कीलेट लिगेंड है एक से ज्यादा, तो फिर देखते हैं नंबर ऑफ कीलेट रिंग किसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ कीलेट रिंग भी कैसी समान हो जाए, तो फिर अपन क्या देखते हैं उसमें, अरे किसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, किस रिंग में नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। इस तरीके से कई सारे है ना फैक्टर्स देखते हैं, जैसे स्टेबिलिटी कांस्टेंट वगैरह देखते हैं अपन। वैसे सही पता तो किससे लगता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट से पता लगता है अपन को ना, स्थायित्व स्थिरांक। स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब स्थायित्व स्थिरांक, वो भी दो प्रकार का होता है आपके, एक समग्र स्थायित्व स्थिरांक होता है, एक पदसह स्थायित्व स्थिरांक। समग्र का मतलब ओवरऑल रिएक्शंस का स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और पदसह का मतलब अरे प्रत्येक स्टेप का, यानी स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इस तरीके से देखते हैं अपन। लेकिन यहां देखो आपके, यहां देखें तो ये सिंपल लिगेंड आ रहे हैं, देखो आपके इधर देखो सिंपल है, इधर देखो अरे यहाँ COCl2En का होल्ड ट्वाइस, अरे ये कैसा है, कीलेट लिगेंड है भैया ना। कौन सा लिगेंड है, अरे कीलेट लिगेंड है। और कीलेट लिगेंड में क्या होता है, अरे कीलेट रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है ना, उस वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सामान्य लिगेंड हो एक और एक कीलेट लिगेंड हो, तो कीलेट लिगेंड वाला जो संकुल है उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा। बाकी सब में देखो सामान्य लिगेंड है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये वाला। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ये वाला, थर्ड। आगे देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, HI के साथ रिएक्शन आपके, है ना। अनसिमेट्रिकल क्या दे दिया आपको, ईथर दे दी, असम्मित ईथर। तो फिर आप HI के साथ में उसकी रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो ये A और B क्या बनने वाला है, देखो अरे इधर इसके पास क्या है, आपके पास लॉन पेयर ऑक्सीजन के पास, तो ये क्या करेगा, अरे इस H प्लस को ले लेगा, ये H प्लस और I माइनस, और ये क्या, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा ऐसे, इस पे प्रोटॉन जुड़ जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, अरे वो वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, कौन सा, जिससे आपकी कोई है ना स्टेबल अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो उस वाले बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो देखो अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं ऐसे, अरे इधर ब्रेक कर दूं इसको, तो इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। और ये कौन सा, अरे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन गया आपका, कौन सा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन गया। और बेंजाइलिक बन गया तो I माइनस का टैग इसी पे होगा, अरे इस I माइनस का टैग इस पे ही होगा। तो क्या बनने वाला है, इधर तो आपके बेंजिल आयोडाइड, तो देखो ये तो क्या है, टोलुइन बना दिया इसने, तो ये तो गलत है, वो फिनॉल तो सही है। इसने देखो इधर तो बेंजिल एल्कोहल बना दिया, ये गलत है। इधर इसने आयोडोबेंजीन बना दिया, ये भी गलत है। इधर देखो इसने अरे बेंजिल आयोडाइड बना दिया, और इधर इसने फिनॉल। तो ए क्या है, बेंजिल आयोडाइड, बी क्या है, फिनॉल आपके। और इधर तो टोलुइन है, तो ये तो फिर से गलत है, और कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं। देखो अरे ये तो इसने आयोडोबेंजीन बना दिया, ये थोड़ी बनेगा, आयोडोबेंजीन नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये गलत है आपकी। और वैसे भी देखो अरे इधर तो आपके है ना, क्या लग रहा है, इधर इधर देखो, अरे इधर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया आपकी, रेजोनेंस लग रहा है ना, उस वजह से ये बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाला इधर वाला, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड अरे ब्रेक नहीं होगा। तो ब्रेक कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है ना। तो अगर किधर से है ना, किसी भी तरफ से अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो आपके, तो उधर से कार्बोकैटायन बना दो, उस पर ये जो आयोडाइड है उसका अटैक करवा दो, उसका तो आयोडाइड बना दो, दूसरे का अरे यहाँ तो क्या है, बेंजीन रहेंगे, इसलिए फिनॉल बनेगा। और नहीं अगर बेंजीन नहीं होती तो फिर एल्कोहल बना देते, एक एल्किल आयोडाइड दूसरा एल्कोहल, इस तरीके से अगर आपके कैसे एलिफेटिक हो तो। खूब सारे सवाल दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, ऐसे ऐसे खूब सारे सवाल दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट थी आपकी। आगे देखिए अगला, हाँ जी, ये देखो वही अभिक्रियाओं के निम्नलिखित क्रम में प्राप्त अंतिम उत्पाद है। अरे यहाँ देखो ये एल्डिहाइड दे रखा है, और ये LiAlH4, अरे ये कैसा है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है, सॉरी 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 सॉरी, प्रबल अपचायक है ना। LiAlH4 कैसा है, अरे स्ट्रॉन्ग आपके रिड्यूसिंग एजेंट है ये सबकी दारू बना देता है ना। अरे ये क्या कर देता है, दारू बना देता भैया ना। तो एल्डिहाइड का अपचयन कर देगा और इसकी दारू बना देगा, तो दारू यानी ए क्या बनेगा आपके, अरे ए बनेगा आपके क्या, ये बनने वाला है CH3CH2OH। एल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। और आगे तो देखो आपको दे रखा है H2SO4 के साथ हीट कर रखा है, इसका मतलब डिहाइड्रेशन कर देगा इसका,
क्या कर देगा, डिहाइड्रेशन कर देगा। तो यहां से ये इसका डिहाइड्रेशन करेगा जैसे ही, ठीक है ना, ये H2SO4 और साथ में ये हीट, तो इससे क्या बनने वाला है, अरे इससे तो बनने वाला है आपके एल्कीन। क्या बनने वाला है, एल्कीन। और इस एल्कीन पर देखो इसने क्या करवा रखा है, अरे HBr का एडिशन करवा रखा है, HBr। अब देखो एल्कीन अगर असम्मित होती है तब तो हम मार्कोनिकॉफ का नियम लगाते हैं, ये तो असम्मित है नहीं, सम्मित है, किधर भी किसी को जोड़ लो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बनने वाला है इससे, अरे इससे बनने वाला है ये CH3CH2, अरे Br, ये एल्किल ब्रोमाइड बन गया आपके, एल्किल ब्रोमाइड। और आगे देखो ये तो क्या है आपका, अरे ये तो A था, और ये क्या था आपके B, और ये बन गया आपके C, ये क्या बन गया बच्चों, C। और आगे देखो इस C की अभिक्रिया किससे करवा रखी है इसने, अरे C की अभिक्रिया किससे करवा रखी है इसने, इसने करवा रखी है आपकी किससे, इससे, एरिल हैलाइड से, यानी ये अरे ब्रोमोबेंजीन से करवा दी इसने, ठीक है ना। और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम धातु, और ये क्या ले रखा है, अरे ड्राई ईथर ले रखा है। कौन सा ईथर, ड्राई ईथर। अरे एक एल्किल हैलाइड हो एक एरिल हैलाइड हो, दोनों की अभिक्रिया करवाई जाए, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के मिश्रण की अभिक्रिया करवाई जाए, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम धातु से, अरे तो आपके क्या बनेगा, एल्किल बेंजीन बनेगा आपकी। तो ये तो बेंजीन, और इस पे एल्किल ग्रुप का मतलब अरे CH2 और ये CH3, ऐसे बन जाएगा एथिल बेंजीन। कौन सा बेंजीन, अरे एथिल बेंजीन, ठीक है ना, एल्किल बेंजीन बन गया ये। कौन सा बेंजीन, एल्किल बेंजीन बन गया। इस अभिक्रिया का नाम है आपके कौन सी, अरे केवल एल्किल हैलाइड लेते हैं, वही सोडियम धातु ड्राई ईथर, तो आपके क्या हायरे एल्केन बनते हैं, वो भी कौन से, सिमेट्रिक वाले। उस अभिक्रिया का नाम है वोल्ट अभिक्रिया। एक होती है फिटिक, दोनों ही एरिल हैलाइड ले लिए जाए, और वही सोडियम धातु डाई ईथर, तो उससे बाइफेनल बनता है, डाइफेनल कह दो ना, वो कौन सी फिटिक। अब इसमें क्या किया, एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड, अरे दोनों की फिटिंग कर दो, जोड़ दो दोनों को ना, वैसे फिटिक नाम है उसका, पर ऐसे याद रख लो, दोनों की फिटिंग कर दो। तो दोनों का मिश्रण ले रखा है, तो आपके एल्किल बेंजीन बन गया। अभिक्रिया का नाम क्या है, अरे वोल्ट से फिटिक अभिक्रिया। इसको मैंने तो ऐसे याद रख रखा है ना, फिटिंग के नाम से, वोल्ट फिटिंग। तो कौन सी हो जाएगी आपकी, अरे ये वाला बन जाएगा एथिल बेंजीन। ये तो बाइफेनल बन गया। ये तो कौन सा आपके फिटिक वाला है ना, ये कोई है नहीं, ये कोई है नहीं इसमें, ये लो। तो इस तरीके से 92 क्वेश्चंस हो गए अपने, और हैं 8 क्वेश्चंस। 92 आगे देखिए, 93 देखिए। ये तो देखो बायोलॉजी का जैसे सवाल है ये तो ना, चलो दोनों को पढ़ लेते हैं, इंग्लिश भी देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं। हाँ देखिए इसने क्या कहा है, देखो पोषक रहित जल निकाय से सुपोषण होता है। अरे देखो सुपोषण में क्या है, न्यूट्रिएंट्स है ना, न्यूट्रिएंट्स आपके जो पोषक पदार्थ है खूब सारे हों, हाँ प्लांट खूब ग्रोथ करते हैं ना आपके, तो वो क्या करते हैं, अरे जो जलीय तंत्र होते हैं ना आपके, तालाब वगैरह झील वगैरह है ना, ऐसे इनमें जलीय तंत्र है, इनमें क्या है, जब आपके पोषक पदार्थ खूब सारे हैं तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है ना, तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है ना, खूब सारे है ना आपके पौधे पौधे हो जाते हैं ना, तो उससे क्या होगा, वो जो जल में रहने वाले जीव है ना, जलीय जीव हैं, अरे वो जल से ऑक्सीजन लेंगे, तो उस ऑक्सीजन को कौन, अरे ये जो है ना आपके जलीय पौधे ये काम में ले लेते हैं, तो वहां ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी, तो वो जो वाटर में रहने वाले जलीय जीव है ना, वो मारे जा सकते हैं, वो मारे जा सकते हैं। तो इसने क्या कहा, इसने ये गलत कर दिया, पोषक रहित नहीं, पोषक युक्त होता है, ठीक है ना। तो पोषक युक्त जल निकाय से क्या होता है, अरे सुपोषण होता है, पोषण रहित से नहीं। तो ये तो कहा इसने, देखो अरे द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मतलब कमी, कमी नहीं, एवरेज होता है, या एफिशिएंट होता, पर्याप्त होता, ये डेफिशिएंट कह दिया इसने, ठीक है ना, तो ये गलत है। आगे देखो इसने क्या कहा, सुपोषण से क्या होता है, जल निकायों में ऑक्सीजन का स्तर घटता है, ये तो बिल्कुल सही है। अभी तो कहा मैंने कि सुपोषण की वजह से क्या है, अरे जो छोटे छोटे है ना, ये जैसे आपके एल्गी वगैरह है ना पानी में, अरे वो काई नहीं जम जाती, वो एल्गी होती है आपके, ये खूब ग्रोथ करते हैं, खूब ग्रोथ करते हैं, तो ये क्या करेंगे आपके, अरे जो है ना जल में ऑक्सीजन है उसको, उसके लेवल को घटा देंगे, जिससे जलीय जीव मारे जाएंगे, तो ये ऑक्सीजन के स्तर को घटा ही रहे आपके, जल में ऑक्सीजन के स्तर को, यही तो कहा इसने कि यूट्रोफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज, ये सही है, यानी सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला कैसा है, गलत।
दोनों सत्य हैं, गलत। दोनों असत्य हैं, गलत। फर्स्ट सत्य है, गलत। फर्स्ट असत्य है, सेकंड क्या है? सत्य। फर्स्ट तो असत्य है, सेकंड क्या है हमारा? सत्य। ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? सेकंड वाला। अगला देखिए अब, ये सवाल भी अच्छा देखो आपके, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय परिस्थितियों में सबसे अधिक आसानी से निर्जलित होता है? यानी डिहाइड्रेशन का केस दे दिया इसने, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन का। अब देखो यहां, वैसे तो आप क्या कर सकते हो भाई, एल्कोहल का जब भी डिहाइड्रेशन होता है ना, और उससे एल्कीन बनता है, तो हमको पता है कार्बोकेटाइन क्या बनता है आपका, अरे मध्यवर्ती बनता है ना, इंटरमीडिएट कौन बनता है? कार्बोकेटाइन। और जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, वो वाला एल्कोहल क्या होगा? आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएगा, आसानी से निर्जलित हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से अपन को कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो देखो वैसे देखा जाए ना, तो इसको अपन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से चेक कर सकते हैं ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से चेक कर सकते हैं। वैसे देखो यहां से, अरे यहां इधर से कार्बोकेटाइन बनेगा इधर, तो वैसे देखो इधर NO2 ग्रुप लग रहा है, और NO2 ग्रुप तो कैसा है आपका पता है ना, अरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं, जबकि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये तो क्या है? कम स्टेबल हो जाएगा। इधर से देखो यहां भी NO2 आ गया, अरे इधर तो यहां से बनाओ आप या यहां से बनाओ, कहीं से बना लो आप, ठीक है ना, चाहे इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ। इधर भी देखो NO2 आ रहा है आपके, यहां से अगर कार्बोकेटाइन बनेंगे आप, जैसे मान लो अरे ये कार्बोकेटाइन बना दिया अपन ने ना, जैसे ये बनेगा यहां से मान लो इसका ना, या इधर से बना लो पहले, देखो एक सेकंड, हाँ तो देखो यहां से बनेगा तो इस पे तो प्लस चार्ज आ गया, ये NO2 का माइनस आई लगेगा। इधर से देखो यहां से बना लो आप पहले, ये 1 डिग्री बनेगा, और इधर से अरे ये हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा ना आपकी। तो देखो यहाँ, अरे यहाँ तो NO2 लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, इधर देखो कोई माइनस आई वाला झंझट नहीं है ना। जैसे आपने क्या किया, अरे यहां से ये बनाया, ठीक है, बन गया, ये प्लस चार्ज है। और चाहे यहां से बना लो आप, देखो अरे यहां से बना लो आप, यहां से, ये उल्टा आपको रिजोनेंस के थ्रू क्या कर देगा, अरे अल्फा एच आ गई ना, तो अल्फा एच के थ्रू क्या करेगा, इसको स्टेबल कर देगा, अल्फा एच के थ्रू क्या कर देगा, इसको स्टेबल कर देगा। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन किसका बन रहा है? इसका बन रहा है, इसलिए ये क्या करेगा, आसानी से निर्जलित हो जाएगा। तो ऑप्शन तो हमारा ये है, लेकिन इसमें देखो एक क्या है, एक से ज्यादा OH होते हैं ना, तो फिर वहां था ना एक थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल है ना, प्रोडक्ट बन जाता है आपके वहां ना, कौन सा, अरे थर्मोडाइनमिकली यानी उष्मा गति के रूप से नियंत्रित क्या बनता है, उत्पाद। एक TC प्रोडक्ट होता है, एक KC। TC में क्या होता है, लेस स्टेबल इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो यहाँ मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है, इस वजह से, अरे इस वजह से क्या है, ये वाला आसानी से निर्जलित होगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा, देखो ऐसे, अरे यहाँ ऐसी कॉन्जुगेटेड डाइईन बन जाती है आपकी, क्या बन जाती है, कॉन्जुगेटेड डाइईन। जैसे यहां से ये कार्बोकेटाइन बना, इधर से H+ दे देगा, तो एक तो यहां जाएगा डबल बॉन्ड, ऐसे एक यहां से दे देगा, एक यहां जाएगा, तो ऐसे कॉन्जुगेटेड क्या बन जाती है, डाइईन। यानी यहाँ थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल क्या बन जाता है, अरे प्रोडक्ट बन जाता है, इस वजह से ये आसानी से निर्जलित हो जाएगा। बाकी तो आप ना इसमें क्या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से भी आंसर निकाल सकते हैं ना, पर सही इसका है ना, ज्यादा जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना इसका, अरे इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि इससे ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा ना, ये वाला क्या बन जाएगा, अरे प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट है इसका। और ये क्या है, अरे कॉन्जुगेटेड डाइईन है, ये क्या है आपके, कॉन्जुगेटेड डाइईन। कॉन्जुगेटेड डाइईन का मतलब क्या हुआ, अरे दो डबल बॉन्ड कैसे हैं आपके कॉन्जुगेशन में है, दो डबल बॉन्ड कैसे हैं कॉन्जुगेशन में, यानी यहां रिजोनेंस हो जाएगा। और कॉन्जुगेटेड डाइईन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, कॉन्जुगेटेड डाइईन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे, नॉन कॉन्जुगेटेड से। तो जब भी एक से ज्यादा OH आ जाएंगे ना, तो इस तरीके की प्रोडक्ट बनने की क्या है, संभावना। तो इसका ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ये है ना, ये कौन सा प्रोडक्ट है, अरे TC। TC का मतलब थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है ये, ठीक है ना। आगे देखो, इसका तो हमको पता है ना, माइनस आई लग रहा है, वैसे इसका माइनस आई, इसका भी माइनस आई लग रहा है, पर इसका सही रीजन कौन सा है, अरे सही रीजन मैंने ये जो दिया ना आपके, ऐसे इधर से H+ चला जाएगा, क्यों, अरे भाई जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज उससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होता है ना, इधर से अपन H निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे,
H निकाल देंगे। आगे देखो, तो एफसीसी की एकक कोष्ठिका में, इसको भी थोड़ा इंग्लिश देख लो। देखो ये कह रहा है कि एक एफसीसी प्रकार की एकक कोष्ठिका, इसमें एक कोर केंद्रित अष्टफलकीय रिक्ति का कितना अंश उपस्थित होता है। अरे ये कह रहा है, देखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वन एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाइज इन वन यूनिट सेल ऑफ एफसीसी। अरे एफसीसी प्रकार की एकक कोष्ठिका है, इसमें क्या होते हैं आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। कहां? एक तो प्रत्येक किनारे के केंद्र पर, और हमको पता है क्यूब के अंदर किनारे कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। तो 12 की 12 जो किनारे हैं ना, उनके सेंटर पे है, और एक कहां है? अरे इस घन के केंद्र में क्या होती है? अष्टफलकीय रिक्ति। तो इसने हमसे घन के केंद्र वाली नहीं पूछी इसने, अरे सेंटर वाली नहीं पूछी। कौन सी? ए सेंटर वाली पूछी है ना, घन के केंद्र वाली नहीं, किनारे के केंद्र वाली की बात कर रहा है। तो देखो किनारे के केंद्र में अगर रखी हुई है ना, अरे किनारे के केंद्र में दो कोनों के बीच का ना ये डिस्टेंस, एक किनारा है एज, तो यहां अगर रखा हुआ है तो देखो एक तो इसी कमरे का हिस्सा है, एक इसके जस्ट अपोजिट वाले का हिस्सा हो सकता है, एक इधर साइड वाले का, एक इधर साइड वाले का। अरे इस कमरे के इधर साइड में कमरा बना सकते हैं ना, एक इसके साइड में इधर और एक इसके सामने और एक ये है ये। तो इसका मतलब एक जो एटम है, यानी एक जो अष्टफलकीय रिक्ति है आपकी, वो आपके कितने कमरों का हिस्सा है? ऐसा ऐसे, अरे 4 कमरों का हिस्सा हो गया ना, एक अंदर वाला, एक इसके जस्ट अपोजिट, और एक इसके साइड में इधर, एक इसके साइड में इधर, तो 4 का हिस्सा हो गया। एक के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है? अरे एक के अंदर तो 1/4 ही कर रहा है ना, तो आप डायरेक्ट याद रख लो, किनारे के केंद्र में है ना, कोई भी अगर मान लो अवयवी कण रखा हुआ, आपके एटम्स वगैरह रखा हुआ, कोई पार्टिकल्स, वो कितना, अरे वो कितना कंट्रीब्यूशन करता है? 1/4। तो अष्टफलकीय रिक्ति भी कितना कंट्रीब्यूशन करेगी इसमें? 1/4। तो हमारे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा क्या? 1/4। अब ऐसे देखो जिसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है ना, वही कर सकता है कि भाई अरे किनारे के केंद्र में दो कोनों को मिला रहा है ना, ये किनारा है, इसके सेंटर में रख दो, तो एक इस कमरे का हिस्सा, एक इसके अपोजिट वाले का, एक इधर वाले का, एक इधर वाले का, 4 का हिस्सा है। तो एक व्यक्ति मान लो अरे 4 जगह कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो एक जगह कितना करेगा? 1/4 करेगा वो। ये तो सिंपल है। आगे देखो, आयरन के निष्कर्षण के दौरान, आयरन के निष्कर्षण के दौरान यानी लोहे का निष्कर्षण करवा रहे हैं वात्य भट्टी में। कौन सी भट्टी में? अरे वात्य भट्टी में 900 केल्विन से 1500 केल्विन परास के बीच जो अभिक्रिया नहीं हो रही है, अरे 900 से 1500 केल्विन के बीच जो अभिक्रिया नहीं हो रही है वो कौन सी है? देखो जो आपकी वात्य भट्टी होती है ना, इसका टेम्परेचर आपकी कितना? अरे इसका वैसे तो 500 से लेके वहां ना आपके 2170 तक दे रखा है इसका टेम्परेचर, और नीचे की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। तो ये कह रहा है कि 900 से लेके 1570 के बीच में कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है? देखो ये वाली अभिक्रिया होती है। अब ये तो देखो आपको ना वो वात्य भट्टी आनी चाहिए ना। और आयरन का निष्कर्षण कैसे करते हैं? आयरन के अयस्क से आयरन का निष्कर्षण कैसे करते हैं? तो वो रिएक्शन याद होनी चाहिए आपको ना, वहीं से उठाया उस चित्र के पास है ना, अभिक्रिया लिख रखी है और आगे भी एक्सप्लेन कर रखी है, वहीं से उठाया इसने सवाल। 900 से 1500 के बीच देखो, अरे ये वाली अभिक्रिया तो आपकी हो जाएगी ना, ये वाली अभिक्रिया भी हो जाएगी आपकी, और ये वाली अभिक्रिया भी हो जाएगी आपकी। सेलेक्ट का फॉर्मेशन है ना, क्या कहते हैं उसको? गालेट का निर्माण। ये कोक है, ये CO2 से क्या बना लेगा? CO बना देगा इधर। ये FeO और CO है ना, CO इसका क्या कर देगा? Fe में, अरे अपचयन कर रहा है ना, FeO का Fe में अपचयन। तो कौन सी रिएक्शन नहीं हो रही? अरे ये वाली रिएक्शन नहीं हो रही है, वात्य भट्टी में ये वाली रिएक्शन नहीं हो रही। कहां? अरे 900 से 1500, ये 900 से 1500 के बीच हो रही है भैया ना। और ये वाली जो है ना, ये वाली रिएक्शन, अरे ये 500 से 800 के बीच हो रही है, 500 से 800 केल्विन के बीच, जबकि ये 900 से 1500 केल्विन के बीच हो रही है। 3 रिएक्शंस। अब ये तो रिएक्शंस आपको याद रखनी है ना, इसमें तो कोई ऐसा लॉजिक लग नहीं रहा, आपको याद है तो कर सकते हैं आप। आगे देखिए, हाँ जी, 96 तक हो गया। देखो 97 देखिए आप, 97 देखो, ये भी सिंपल है। देखो आपके निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एंथैल्पी परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बीच सही संबंध है? सही पूछा है इसने, तो ये तो देखो सिंपल एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे कैसे आपके
एंथैल्पी और ये आपके आंतरिक ऊर्जा में संबंध, ठीक है ना, एंथैल्पी चेंज और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बीच चेंज। देखो ये तो सिंपल है आपके, ऐसे ये वाला फॉर्मूला है आपके डेल्टा एच बराबर क्या है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। जी का मतलब तो गैसीय, यानी गैसीय प्रोडक्ट और गैसीय रिएक्टेंट, यानी गैसीय उत्पादों के मोल माइनस गैसीय अभिकारकों के मोल बराबर क्या है, डेल्टा एन जी। तो ये तो सीधे ही आपके फॉर्मूला है कि डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज बराबर क्या है, अरे इंटरनल एनर्जी में चेंज यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस डेल्टा एन जी आर टी। आगे देखिए, ये कह रहा है क्या, एक तरीके से एरोमेटिसिटी का सवाल हो गया ये, एरोमेटिकता का। निम्नलिखित यौगिकों या स्पीशीज पर विचार कीजिए और आगे क्या रखा है, इनमें से हकल नियम का पालन करने वाले यौगिक कौन से है ना, सॉरी एक सेकंड। हाँ जी, देखिए हकल नियम का पालन। देखो हकल नियम क्या है, अरे किसी भी सिस्टम के पास क्या हो, 4n प्लस 2 पाई, अरे डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। कैसे डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास हैं 4n प्लस 2 पाई डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिसिटी की क्या है, कंडीशन है ना। वैसे 3 कंडीशंस को फॉलो करता है वो, कि संपूर्ण यौगिक कैसा होना चाहिए, चक्रीय या कह दो समतलीय होना, सॉरी चक्रीय होना चाहिए और समतलीय। समतलीय का मतलब संकरण sp2 होना चाहिए। एक पूरे सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए, अरे रिजोनेंस होना चाहिए आपके ना। और ये 4 प्लस एन, ये 4 प्लस 2 एन ना, 4 प्लस 2 सॉरी 4n प्लस 2 पाई कैसे होने चाहिए, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अरे डीलोकेलाइज्ड का मतलब वो एक ही जगह पर फिक्स नहीं हो, यानी रिंग के अंदर घूमते हुए उन्हें चाहिए। तो यहां से देखो इसमें, अरे ये तो देखो यहाँ 2 4 6 8 10, यानी यहाँ तो कितने 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, अरे यहाँ n का मान कितना हो सकता है आपके, n का मान देखो, n का मान हो सकता है यहाँ आपके, अरे 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश, कोई पूर्णांक संख्या हो सकती है। अब देख लो आप यहां से n का मान कितना रखो आप, 10 पाई इलेक्ट्रॉन ना, 2 रख लो, देखो 4 दूनी 8 और 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे ऐसे देखो सीधे ही मैं रिजल्ट बता दूं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो आपके, अब 4 4 जोड़ते चलो ना, 2 के अंदर 4 जोड़ दो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई हो, 14 पाई, 18 पाई, इस तरीके से 22 पाई। इस तरीके के डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं ना किसी भी सिस्टम में, तो वो हकल नियम का पालन करता है। जिसका हकल नियम का पालन करता है, तो यहाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखो 2 4 और ये नेगेटिव चार्ज है ना, अरे ये रिजोनेंस में भाग ले रहा है ना, ये रिजोनेंस में भाग ले रहा है। इसका मतलब इसकी वजह से क्या है, इसमें एरोमेटिसिटी आ रही है, नेगेटिव चार्ज की घूमने से एरोमेटिसिटी आ रही है। नेगेटिव चार्ज का मतलब अरे 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज जब भी अनुनाद में भाग लेता है उसको एज ए पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। तो फिर कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6, तो कितने, अरे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए ना। और देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं, देखो 6 पाई वाला कैसा है, अरे एरोमेटिक है। इसका मतलब ये भी आपका एरोमेटिक, ये भी आपका एरोमेटिक, यानी ये भी हकल नियम का पालन कर रहा है, ये भी कर रहा है। यहाँ देखो 2 2 4 डीलोकेलाइज तो हैं, पर यहाँ कैसे हैं आपके, अरे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई वाला तो है ही नहीं है क्या, अरे 2 के बाद 6 सीधे। इसका मतलब ये कैसा है, अरे ये आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वैसे देखा जाए, यानी ये हकल नियम का पालन अरे नहीं कर रहा। यहां भी देखो वही नेगेटिव चार्ज, अरे रिजोनेंस में भाग ले रहा है, डीलोकेलाइज्ड है। इसका मतलब एज ए पाई बॉन्ड काउंट करेंगे, तो यहां भी कितने हैं आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये भी हकल नियम का पालन नहीं कर रहा। अरे ये तो देखो, अरे इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपके COT, साइक्लो, अरे ऑक्टा टेट्राइन, टेट्राइन, इसका नाम साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है भैया ना। अरे ये नॉन प्लेनर होता है, कैसा होता है बच्चों, अरे नॉन प्लेनर होता है। और जो नॉन प्लेनर कंपाउंड होते हैं ना, अरे वो आपके नॉन एरोमेटिक होते हैं भैया ना। नॉन प्लेनर कंपाउंड कैसे होते हैं, अरे नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो ये तो नॉन एरोमेटिक है, और वैसे देखें यहाँ, अरे यहाँ तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हकल नियम का पालन तो नहीं कर रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होते ही नहीं है वैसे, अरे नॉन प्लेनर है, ये टब शेप मॉलिक्यूल है। अरे टब जो होता है ना हमारे घर में, टब टब, ये टब शेप क्या है, अरे मॉलिक्यूल है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड हो ही नहीं पाते ना, ठीक है ना। लग तो ऐसा रहा हमको डीलोकेलाइज्ड हो रहे,
पर ये डिलोकलाइज्ड होते नहीं है, टब शेप मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बचा कौन? अरे एंथ्रासीन 2 4 6 8 10 12 14, यानी यहाँ आपके कितने हैं? 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये भी कैसे हैं आपके? डिलोकलाइज्ड है ना। 14 वाला देखो आपके कैसा है? हकल नियम का पालन कर रहा है, इसका मतलब ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है आपके, ठीक है ना। और कौन कर रहा है? एक ये बच गया देखो, ये अरे यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास भैया ना, क्यों? पॉजिटिव चार्ज है ना। अरे ये डिलोकलाइजेशन में भाग ले रहा है आपके, देखो पाई सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल पाई। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कैसा है? अरे ये रहा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी कैसा है? हकल नियम का पालन कर रहा है। तो कितने कर रहे हैं? 1 2 3 और 4। ये नहीं कर रहा देखो, अरे ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, और ये भी नहीं कर रहा, आपकी 3 नहीं कर रहे। तो फिर 7 में से 3 नहीं कर रहे, 4 ही तो बचे, तो कितने हो जाएंगे? 4। और गिन लो 1 2 3 और ये 4। 4 क्या कर रहे हैं? हकल नियम का पालन कर रहे हैं। तो हकल नियम क्या है? एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन है। नाइनटी 99 देखिए आप, 99 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, क्या कहा है इसने? 300 केल्विन पर अभिक्रिया A प्लस बी इससे C प्लस डी में स्पीसीज की साम्यावस्था सांद्रताएं क्रमशः 2 3 10 और 6 मोल प्रति लीटर है। अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नॉट है R 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन दे रखा है। अरे देखो हमारे पास डेल्टा जी नॉट, तो साम्यावस्था पर सांद्रताएं दे रखी है इसने, तो ये मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा ना, ये आपके स्टैंडर्ड है ना, क्या कह रहे हैं? गिब्स फ्री एनर्जी, यानी मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्यावस्था स्थिरांक में संबंध होता है। क्या फॉर्मूला है आपके? अरे माइनस का 2.303 और आरटी लॉग क्या होगा? अरे के इक्विलिब्रियम, यानी साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक। अब सांद्रता दे रखी है तो आप चाहो तो केसी लिख सकते हो उसमें, क्या लिख सकते हो? अरे के इक्विलिब्रियम कह दो या केसी कह दो, आप एक ही बात है। इसने 1 मोल के लिए कहा है, इसलिए ना एनआरटी काम नहीं है, एन काम नहीं है, तो माइनस का 2.303 आरटी लॉग केसी। अब देखो हमारे पास केसी नहीं है, तो केसी तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ना, अरे केसी बराबर देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कौन है? सी और डी, और रिएक्टेंट कौन है? ए और बी। इनकी साम्यावस्था पर सांद्रताएं दे रखी है ना हमको, तो इससे हम निकाल लेंगे। तो सी और डी क्रमशः दे रखा है, इसका मतलब जो पहले लिखा हुआ उसका पहला, बाद में लिखा हुआ उसका बाद में। तो सी कितना? 10 और डी कितना है? 6। और नीचे ये कितना है? अरे 2 और ये 3। देखो यहां से, अरे इससे तो ये कट गया, देखो 6 2 3 6, तो केसी कितना आ गया? 10। रख दो उस वैल्यू को, रखो। अरे माइनस का 2.303, आर कितना है? देखो आर खुद ने लिख दिया इसने। अरे आर कितना लेना आपको? काम 2, ये लो मैंने 2 ले लिया। टी, टी देखो पूरा 300, और आगे क्या है? अरे लॉग केसी का मतलब कितना है? अरे 10 आ रहा है केसी, और हमको पता है अरे log 10 जो होता है ना आपके log 10, अरे इसकी वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1। अब आगे तो गुणा कर लो, 300 दूनी 600, 600 दूनी 1200, लेकिन किसमें? नेगेटिव में आ रहा है। और 1200 से भी देखो, अरे 2.3 का मतलब 1 का तीसरा हिस्सा, तो 600 दूना 1200, तो 600 का तीसरा हिस्सा अगर देखें अपन तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो 1200 और 200 1400 के आसपास आंसर आना चाहिए, 1400 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो देख लो आप, और जो भी नेगेटिव में, तो देखो ये तो पॉजिटिव में आ रहा है, तो सबसे पहले तो सी को काट दो आप देखो 1400 के आसपास, ये भी 1400 के आसपास नहीं, ये 137 है, 1 13 ये, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, तो माइनस में कितना? अरे 1381 80 कैलोरी आ गया आंसर है। ठीक है ना, इस तरीके से आप है ना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ, आ गया आंसर आपका। आगे देखिए क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब। हाँ जी, 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब। निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? अरे कथन सही नहीं है, जब भी आपको ऐसे नहीं है सत्य है असत्य है क्या है ना, वो दे तो आप क्या कर लो, उसको राउंड कर लो पहले। देखो इसने कहा है स्कैंडियम के अतिरिक्त, किसके? अरे स्कैंडियम के अतिरिक्त सभी संक्रमण धातुएं एमओ ऑक्साइड बनाती हैं। कौन सा? अरे एमओ टाइप का ऑक्साइड, यानी जैसे मान लो ऐसे दे दूं मैं, अरे TiO, एम का मतलब TI हो गया और O का मतलब तो वही है, इस तरीके का ऑक्साइड बनाती है ना। स्कैंडियम नहीं बनाता, स्कैंडियम के अतिरिक्त, स्कैंडियम के अतिरिक्त यानी स्कैंडियम को छोड़कर बाकी संक्रमण धातुएं। वैसे देखो सारे स्टेटमेंट अगर पढ़ोगे ना, स्कैंडियम स्कैंडियम
मैग्नीज, वेनेडियम, इस तरीके के दे रखे हैं। इसका मतलब ये हमसे किसकी, अरे 3D श्रेणी की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है, अरे 3D श्रेणी की बात कर रहा है हमसे ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही भी है ना। और ये कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं भैया ना। अरे ये कैसे होते हैं बच्चों, आयनिक होते हैं, कैसे होते हैं, आयनिक। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दे रखा है बिल्कुल उठा के, ऐसे कैसे, ये सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी से उठाए इसने, ऐसे कैसे, बिल्कुल। आगे देखो, समूह संख्या के संकट, उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या संक्रमण धातु ऑक्साइडों में स्कैंडियम यानी Fe2O3 से Mn2O7 में प्राप्त होती है। अरे देखो Fe2O3 यानी ये बना रहा है, और इससे कहा, ये कह रहा है Mn2 अरे O7। तो यहां से देखें तो स्कैंडियम का देखो ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो तो +3 है, और मैग्नीज का कितना है, अरे +7। और हमको पता है स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, या कह दो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, और मैग्नीज सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है कितना, +7। कारण क्या है, अरे मैग्नीज के पास क्या है, अरे 3d5 4s अरे 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन है इसके पास, डी में कितने 5 अयोगित इलेक्ट्रॉन हैं किसके पास, मैग्नीज के पास। इस वजह से ये सर्वाधिक क्या दिखाता है, ऑक्सीडेशन अरे स्टेट दिखाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि समूह संख्या के संगत उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या संक्रमण धातु ऑक्साइडों में Fe2O3 से Mn2O7 में प्राप्त होती है, ये सही स्टेटमेंट है भैया ना। क्यों, स्कैंडियम +3, स्कैंडियम तो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है आपके +3, और इधर से जाएंगे मैग्नीज तक बढ़ेगी, जैसे स्कैंडियम 3 दिखा रहा है, फिर उसके बाद मैक्सिमम टाइटेनियम कितना दिखाएगा 4, वेनेडियम 5, क्रोमियम 6 और मैग्नीज 7, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है। और जिंक भी केवल है ना एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, 3D श्रेणी में जिंक भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, +2, स्कैंडियम +3। V2O3 से V2O4 से क्या है, V2O3 से V2O4 से V2O5 की ओर जाने पर क्षारीय लक्षण बढ़ता है। अरे V2O3, ये लो V2O3, इससे अरे किधर जाओ आप, V2O4 यानी वेनेडियम का टेट्रा ऑक्साइड है, ये वेनेडियम का पेंटा ऑक्साइड। तो ये कह रहा है कि क्षारीय लक्षण बढ़ता है। अरे यहाँ वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखे +3, यहाँ कितना है +4, और यहाँ कितना है अरे +5। और हमको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो अम्लीय लक्षण बढ़ते हैं, क्षारीय नहीं। अरे इधर से इधर जा रहे हैं तो आपके ऑक्सीडेशन नंबर अरे बढ़ रहा है, तो इससे तो आपके क्या एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, एसिडिक अरे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ना कि बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ये बढ़ती है। जबकि इसने क्या कहा, क्षारीय लक्षण बढ़ता है, इसका मतलब ये तो गलत ही हो गया, ये तो गलत ही हो गया भाई। अम्लीय बढ़ता है तो क्षारीय घटता है ऐसे कहता तब तो सही था, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखो सी जहां आ रहा है वो तो नहीं होगा, तो सी इधर आ रहा है गलत, सी इधर भी आ रहा है ये भी गलत। आगे देखो, इसने कहा कौन से कथन सही नहीं है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, अपन ने गलत कर दिया, अपन ने ऊपर से क्वेश्चन को ना पढ़ा नहीं, एक सेकंड। ये कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, सही नहीं है ऐसे कहा इसने। तो सही नहीं है इसका मतलब जो सही है वो इसमें नहीं आएंगे, ठीक है ना, सही नहीं है इसका मतलब ये तो सही है, सही नहीं है पूछेगा ना, तो इसका मतलब जो सही आ रहा है इसका मतलब वो गलत हो जाएगा इसके हिसाब से। भाई इसने पूछा हमसे सही है ऐसे पूछता तब तो कौन सा ये भी होता ये भी होता, और वो नहीं होता वो मैंने काटा था ना, ऐसे होता। अब इसने कहा सही नहीं है, वो वाले चाहिए इसको, तो कौन से सही नहीं है, एक तो यही सही नहीं है सी, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन हो जाएगा और सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, उधर तो सी आ ही नहीं रही, तो नहीं है ये, तो इनमें से होगा। और वैसे भी देखो तो आप ए और बी जहां आ रहा है उसको काट दो, देखो बी इधर आ रहा है काट दो, ए इधर आ रहा है काट दो, क्यों ये चाहिए नहीं ना उसको सही तो चाहिए नहीं, उसको गलत चाहिए, तो जो सही है उसको काट दो, इसने यही तो पूछा है, तो फिर हमारा आंसर इनमें से होगा। अब देखो एक और देख लेते हैं, देखो CrO क्षारीय है जबकि Cr2O3 उभयधर्मी है। अरे ये स्टेटमेंट सही है, क्यों, यहां से देखें तो देखो इस पे +2 चार्ज है और इस पे कितना आ रहा है, अरे +3, और अभी तो बताया ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, अम्लीय लक्षण बढ़ेंगे, इसका मतलब ये क्षारीय है तो फिर ये उभयधर्मी, फिर आगे जाएगा तो और एसिडिक हो जाएगा, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। और Cr2O3 उभयधर्मी होता भी है ना, अरे Cr2O3 कैसा होता है, उभयधर्मी, इसका मतलब डी भी नहीं होगा, और डी नहीं होगा तो फिर ये ऑप्शन कट गया, तो फिर कौन सा आपके, एक सेकंड, अरे एक सेकंड क्या कर रहे हैं मर्द, एक सेकंड, नहीं है वही तो चाहिए। तो देखो ये तो सही है ना, ई वाला तो सही है आपके, ये तो ई है ना, अच्छा मेरे का है ना चक्कर पड़ गया, मैंने सोचा वो है आपके, है ना,
मैंने डी सोच लिया इसको ना। V2O4 अम्लों में घुलकर अरे BO4 3- लवण देता है, ये गलत है। एनसीईआरटी से स्टेटमेंट उठाए इसने ऐसे कैसे, ये वाला गलत है आपकी, अरे ये वाला गलत है, ये वाला भी आपके गलत है, ये सही था, ये सही था, और ये भी सही है, ये गलत है आपके ना। उसका कारण क्या है, अरे इसकी जगह क्या आ रहा है यहां, इसने लिख रखा है एनसीईआरटी में ये BO2+, ये लवण बनाता है ना, कौन सा, अरे BO2+ लवण बनाता है, ये BO2+ ऐसा लवण बनाएगा ये, ना कि ऐसा, ये गलत है, ये आपकी क्या है, गलत है। तो इसने हमसे ये पूछा है निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है, तो एक तो सी सही नहीं है और एक डी सही नहीं है, तो सी और डी कहां है, यहां है। इसीलिए कह रहा हूं मैं ऑप्शंस को ना, यानी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, नहीं है या है, तो पहले ही गोला लगा लें, तो ये तो है, ये सही है, ये है, ये है, ये दो नहीं है, दो कहां है, हमारे यहीं पे है, अरे दो यहां पे ही हैं, ठीक है ना, दो इसमें ही हैं। तो वैसे भी इसको काटना चाहो देखो बी आ रहा है ना, अरे ए और बी कहीं भी आए तो देखो ए इधर आ रहा, काट दिया, ए इधर आ रहा, ये बी इधर आ रहा है और बी इधर भी तो आ रहा है, तो कट गया, तो ऑप्शन तो वैसे आ गया हमारा सी और डी। पर फिर भी हमने इसको सबको चेक कर लिया और हमने विद मतलब कंसेप्ट क्या कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर लिया भैया ना, अरे विद कंसेप्ट हमने क्या कर लिया बच्चों, इसको एक्सप्लेन कर लिया। और ये आपके 2023 का पेपर फिनिश, ठीक है ना। चलिए देखो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को फायदा हो ना, भाई आपको तो फायदा हुई पर और भी बच्चों को फायदा हो, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें ना। अब तक हमने 3 पेपर सॉल्व कर लिए, 2025 नीट का, 24 का, 23 का, अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। चलिए